नमस्कार। हमने कल स्टार्ट किया था कॉलम क्लासिफिकेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने उन कॉलम सीसी के सातों एडिशन के बारे में डिटेल से जाना, यानी उनकी विशेषताएं पढ़ी एक एक एडिशन की, और कब कब रंगानाथन ने एक एक एडिशन निकाला उनके बारे में पढ़ा। आज हम जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है 6 रीप्रिंट एडिशन यानी सीसी का 6 रीप्रिंट एडिशन, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए, वर्गीकरण के अंदर ये अपन चल रहे हैं, यानी वर्गीकरण में ही हेडिंग लगाइए कॉलम क्लासिफिकेशन 6 रीप्रिंट एडिशन, यानी 6 रीप्रिंट एडिशन के बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। तो ये देखिए मेरे पास सीसी की बुक है कॉलम की, तो आप जब भी ये वीडियो देखो तो ये सीसी की बुक हो सके तो पास में रखना, अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा आपको, और इससे अच्छी तरह से ये वीडियो या ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए इस 6 रीप्रिंट एडिशन कब आया था? 1963 के अंदर आया था। कितने भाग थे इनकी, यानी कितने पार्ट में आया था? 3 पार्ट में आया था। तो पहला देखिए इस बुक के अंदर या कॉलम की बुक के अंदर जो रंगानाथन ने निकाली है, जो 6 रीप्रिंट एडिशन आया है, उसके अंदर पहला लिखा हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इस बुक का टाइटल एंड कंटेंट, जो पेज नंबर 1 से 8 तक है, यानी इस बुक के पेज नंबर 1 से 8 तक है। मैं पेज नंबर भी लिख देता हूं, जो आपको ये बुक जब भी पढ़ो या प्रैक्टिकल करो या काम ये बुक पढ़ो तो आपको समझ में आए। पेज नंबर 1 से 8 तक लिखा हुआ है, टाइटल एंड कंटेंट के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है प्रीफेस के बारे में। प्रीफेस के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 9 to 11 तक, 9 से 11 तक प्रीफेस के बारे में लिखा है, यानी भूमिका के बारे में। इसके अंदर टाइटल और कंटेंट दिए हुए हैं 1 नंबर, यानी 1 से 8 तक पेज तक, और प्रीफेस के बारे में लिखा हुआ है 9 से 11 पेज तक। 11 तक प्रीफेस यानी भूमिका के बारे में बताया गया, इस बुक के भूमिका के बारे में बताया गया। फिर इसके अंदर 3 नंबर पे और लिखा हुआ है, यानी तीसरा पॉइंट है इसके अंदर जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इस बुक का परिचय दिया हुआ है। जो परिचय दिया हुआ है पेज नंबर जो परिचय दिया हुआ है 12 से 18 तक, कितने तक? 12 से 18 तक ये बुक का परिचय दिया हुआ है। इस 12 से 18 तक इस बुक का परिचय दिया हुआ है, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। फिर चौथा पॉइंट नोट करिए आप इसके बारे में कि इस बुक के अंदर पेज नंबर 19 से 28 तक एनेक्सर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनेक्सर यानी प्रीसिस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनेक्सर दिया हुआ है, प्रीसिस्ट दिया हुआ है। एनेक्सर दिया हुआ है यानी प्रीसिस्ट दिया हुआ है, जो 19 से 28 तक, यानी प्रीसिस्ट का मतलब है प्रीसिस्ट का मतलब है बुक के अंदर जो बाद में छपा हो, है ना। इस बुक के अंदर बाद में कुछ पहले छपने से रह गया हो, या उस बुक के अंदर कुछ परिवर्तन किए गए हो, इसके अंदर दिए गए, एनेक्सर के अंदर दिए गए। तो ये बुक के शुरुआती टाइटल एंड कंटेंट दिया हुआ है 1 से 8 पेज नंबर तक। और मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम के 6 एडिशन की बात कर रहा हूँ। भूमिका दी हुई है 9 से 11 पेज तक, इंट्रोडक्शन दिया, परिचय 12 से 18 तक दिया हुआ है। और आपको मैंने साथ साथ पेज नंबर बता दिए, ये सारे पेज नंबर है। तो आपको जब भी ये बुक पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा एनेक्सर कहाँ पे दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन कहाँ पे दिया हुआ है, प्रीफेस कहाँ पे दिया हुआ है, टाइटल एंड कंटेंट कहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये तो बातें होगी, बेसिक बातें। अब इस तीनों पार्ट के बारे में देखते हैं, यानी इस बुक के तीनों पार्ट के बारे में देखते हैं। पहले पार्ट का नाम है रूल्स। पहले पार्ट का क्या नाम है? रूल्स। रूल्स दिया हुआ है 1.1 से 1.2 124 पेज तक। क्या दिया हुआ है? रूल्स। पहले पार्ट का नाम है रूल्स, यानी नियम, यानी इसको यूज कैसे करना है, इसके नियम दिए गए हैं 1.1 से 1.124 पेज तक, इसके नियम दिए हुए हैं। सीसी को यूज कैसे करना है, इसके नियम दिए हुए हैं।
और पेज नंबर फिर दिया हुआ शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। इस बुक के दूसरे पार्ट का नाम है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। पार्ट का नाम है वर्गीकरण की अनुसूचियां, यानी वर्गीकरण की अनुसूचियां, जो पेज नंबर 2.1 से 2.172 तक दिया हुआ है, यानी 2.127 तक ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इस बुक का पार्ट 2 है। और पार्ट 3 का नाम है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, पार्ट 3 का नाम है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी पार्ट 3 का नाम है शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केर्ड बुक विद स्पेशल नेम, यानी शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केर्ड बुक विद स्पेशल नेम, ये थर्ड पार्ट का नाम दिया हुआ। और ये पेज नंबर 3.1 से 126 तक दिया हुआ है, यानी ये पेज नंबर तक ये दिया हुआ है ना। इसको हिंदी में नाम पूछे तो आंध्र ग्रंथों तथा धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची, ये इसका नाम है, धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची। तो ये इसके आपको इसके नाम से क्वेश्चन 100% मिल सकता है। आपको पूछ सकते हैं कि पहले पार्ट का नाम क्या, 6 रीप्रिंट एडिशन का नियम दिए हुए हैं, नियम कहां से कहां तक दिए हुए हैं, 1.1 से 1.2 पे 2-4 पेज नंबर पर शेड्यूल दिया हुआ है, 2.1 से 2.127 पेज पर। फिर शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केर्ड बुक विद स्पेशल नेम दिया हुआ है, वो पेज नंबर 3.1 से 3.126 तक दिया हुआ है। और आंध्र ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां दी हुई है। अब इस पार्ट के अंदर अपन इंडेक्स देखते हैं। इस 6 रीप्रिंट एडिशन के अंदर 6 इंडेक्स का प्रयोग किया गया। कितने इंडेक्स का प्रयोग किया गया? 6 इंडेक्स का प्रयोग किया गया है। वो 6 इंडेक्स कौन कौन से है देखते हैं। टोटल इंडेक्स कितनी है? 6 इंडेक्स। और टोटल पेज नंबर पूछ ले या पेज पूछ ले, पेज टोटल, तो सीसी के 6 रीप्रिंट एडिशन के टोटल पेज कितने? 450। कितने पेज है? 450। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने पेज है? 450। और फर्स्ट एडिशन के कितने? 360, मैंने बताया था आपको। और तो 6 रीप्रिंट एडिशन 450 पेज यूज कर लिए। और टोटल इंडेक्स कितने यूज की गई है? 6 इंडेक्स इसके अंदर कॉलम के अंदर यूज की गई है। एक इंडेक्स यूज की गई है फर्स्ट पार्ट के अंदर, है ना। पार्ट 1 के अंदर एक इंडेक्स यूज की गई है, वो पार्ट एंड के में दी गई है। पूरी शब्दांश दिए गए हैं, पूरे पार्ट एंड खत्म हो रहा है, उसके रूल्स के पूरे शब्दांश दिए गए हैं। और दूसरी इंडेक्स यानी दूसरे पार्ट के अंदर कितनी इंडेक्स दी गई है? सेकेंड पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर कितनी इंडेक्स है? 4 इंडेक्स है। कितनी? 4 इंडेक्स है। सेकेंड पार्ट के अंदर 4 इंडेक्स दी गई है। और कौन कौन सी है? पहली इंडेक्स दी हुई है जियोग्राफिकल इंडेक्स। कौन सी दी हुई है? जियोग्राफिकल इंडेक्स। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। जियोग्राफिकल इंडेक्स मतलब स्पेस आइसोलेट के बाद की इंडेक्स दी हुई है जियोग्राफिकल। मैंने पहले कहा था शिष्य के अंदर स्पेशल इंडेक्स यूज ली गई, यानी विशिष्ट सारणियां, यानी जैसे ये जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी स्पेस आइसोलेट खत्म हुआ, उसके बाद ये जियोग्राफिकल इंडेक्स खाली ज्योग्राफी की बात की, यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स की यानी स्पेस की बात की, यानी जितने भी वर्ड के अंदर स्पेस है उनको दिया हुआ है, यानी शब्दों के अंदर दिया हुआ है, सबके नंबर दिए हुए हैं, कॉलम उसके उधर क्लास वर्ग संख्या भी दी हुई है, यानी जो भी अंक यूज आते हैं वो दिए हुए और एक तरफ इसके नाम दिए हुए। इस तरह से मैंने पहले कहा था इसके अंदर स्पेशल इंडेक्स यूज ली गई है और डीडीसी के अंदर रिलेटिव इंडेक्स यूज ली गई है। तो ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी इंडेक्स दी गई है, नाम है इंडेक्स टू नेचुरल ग्रुप्स, यानी बोटनिक इंडेक्स है ना, बोटनी की इंडेक्स दी हुई है। बोटनिक इंडेक्स दी हुई है इंडेक्स टू नेचुरल ग्रुप की, बोटनिक इंडेक्स दी हुई है। इसी तरह एक जूलॉजी की इंडेक्स दी हुई है, जूलॉजी के बाद में दी हुई है, यानी नेचुरल ग्रुप, उसका भी नेचुरल ग्रुप नाम है, उसका भी नेचुरल ग्रुप ही नाम है। ये है जूलॉजी की, जूलॉजी की इंडेक्स ये दी हुई है, जूलॉजी की ये इंडेक्स है। और चौथी इंडेक्स है, चौथी इंडेक्स का नाम है इंडेक्स टू शेड्यूल है, इंडेक्स टू शेड्यूल। चौथी इंडेक्स का नाम है इंडेक्स टू शेड्यूल, चौथी इंडेक्स का नाम है इंडेक्स टू शेड्यूल।
इंडेक्स टू शेड्यूल। ये इंडेक्स 4 इंडेक्स दी हुई है सेकंड पार्ट के अंदर, यानी रिफरेंट आपको ये चारों इंडेक्स के नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, या कितनी टोटल इंडेक्स है इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक बची इंडेक्स है वो थर्ड पार्ट के अंदर, एक इंडेक्स है थर्ड पार्ट के अंदर, यानी पार्ट थर्ड की एक इंडेक्स। तो टोटल इंडेक्स कितनी होगी 6। टोटल इंडेक्स पूछे तो 6 इंडेक्स होगी। तो एक इंडेक्स फर्स्ट पार्ट की है, 4 इंडेक्स सेकंड पार्ट की है और एक इंडेक्स थर्ड पार्ट की है, तो टोटल इंडेक्स 6 इंडेक्स होगी। तो ये सीसी के 6 एडिशन के बारे में, 6 रिप्रिंट एडिशन के बारे में बेसिक बातें थी जो हमने पूरी कर ली। अब इनको हम डिटेल से एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे और कैसे यूज करते हैं 6 रिप्रिंट एडिशन को वो भी हम देखेंगे, किस तरह से इसे वर्गीकरण किया जाता है वो भी हम करेंगे। देखिए थोड़ा सीसी के बारे में देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर ये शुरुआत में बुक है, ये कंटेंट दिए गए हैं, इनके पूरे कंटेंट मैंने बताया था 1 से ये टाइटल दिया गया। और 6 एडिशन है ना, आपको पूछ ले कि 6 रीप्रिंट एडिशन या 6 एडिशन रंगनाथन ने अपने मैथमेटिक्स गुरु ईबी रोज को समर्पित किया था, ईबी रोज को समर्पित किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। और ये पूछ सकते हैं आपको कि 6 एडिशन किस रंगनाथन ने अपना 6 एडिशन किसको समर्पित किया था। मैथ्स गुरु थे ईबी रोज को, एडवर्ड बी रोज को समर्पित किया था। तो ये देखिए इसके अंदर शुरुआती टाइटल दिए हुए हैं इस बुक के अंदर, फिर इसके बाद में ये कंटेंट दिए हुए हैं 1 से 8 तक टाइटल और कंटेंट। फिर मैंने बताया था आपको ये प्रीपेज दिए हुए इसके अंदर, ये प्रीपेज दिए हुए हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन दिए हुए जो पेज नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं, 12 से स्टार्ट होते हैं पेज नंबर। और फिर मैंने आपको एनेक्सर बताया था, एनेक्सर दिया हुआ है इसके अंदर, ये एनेक्सर दिया हुआ है, या जो 19 से 28 तक चलेगा, पूरा 19 से 28 तक एनेक्सर चलेगा, ये एनेक्सर। और यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये पूरे एक एक चीज के बारे में बताया गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर रूल नियम कैसे यूज करना सीसी को, इसके बारे में बताया गया। यानी इसके अंदर शुरुआत में कॉल नंबर के बारे में बताया गया, कॉल नंबर को कैसे यूज करना है, क्या होता है कॉल नंबर के, क्लास नंबर के बारे में बताया गया है। इसी तरह पूरा इसके अंदर खोल के पूरे रूल दिए गए हैं, यानी पार्ट 1 के अंदर पूरे रूल के बारे में बताया गया है। और कलेक्शन नंबर, फोकस एंड फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। फिर ये देखिए आप, अब इसके बाद में ये विधियां देगी, आप आगे पढ़ेंगे इन विधियों के बारे में। कॉर्निकल डिवाइस सीडी क्या होते हैं, सब्जेक्ट डिवाइस क्या होते हैं, वो भी हमें आगे। मैंने कहा था पहले इंडेक्स ये है, पहले इंडेक्स है ना, पहला पार्ट एंड हो गया। उसके बाद ये इंडेक्स दी हुई है, ये स्पेशल इंडेक्स है, इनके बाद में इतने ही शब्द यूज लिए, इनको ही बताया गया, ये इंडेक्स हो गया। फिर इसके बाद पार्ट 2 आ गया, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका ये नाम है, मैंने अभी बताया था, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की अनुसूचियां दी गई पार्ट 2 के अंदर। फिर पार्ट 2 के अंदर आपको पूछ ले, है ना, आपको पूछ ले कि सीसी के अंदर चैप्टर नंबर 02 है, उसके अंदर बुक नंबर फॉर्मूला दिया गया, जो रंगनाथन ने दिया था बुक नंबर फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा था, एल, उसके कितने 8 एलिमेंट थे, कौन से, एल, एफ, वाई, ए, डॉट, वी, हाइफन या डैश, एस, कॉमा, सेमीकोमा, सी, कॉलन, सी, आर, ये 8 तत्व है। यानी लैंग्वेज, फॉर्म, रूप हो गया, ईयर ऑफ पब्लिशिंग हो गया, एक्सेस नंबर, वॉल्यूम, सप्लीमेंट्री नंबर हो गया, कॉपी नंबर और क्रिटिज्म हो गया। कितने तत्व हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। तो ये इनके बारे में बताया गया। और मैं पीछे ये आपको पढ़ा चुका हूँ बुक नंबर फॉर्मूला। तो आपको पूछ लिया कि बुक नंबर फॉर्मूला सीसी के अंदर कौन से चैप्टर के अंदर दिया गया था। आपको ऑप्शन वहां पे मिलेंगे, 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, वहां पे 02 आप ऑप्शन राइट टिक करके आना, तो वहां पे दिया गया बुक नंबर फॉर्मूला सीसी के अंदर किस चैप्टर में दिया गया, 02 के अंदर ये दिया गया। अब इसके बाद हम ये सीसी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेन क्लास के बारे में, यानी मेन क्लास क्या होती है। तो आप हेडिंग लगा दीजिए मेन क्लास। अब देखिए चैप्टर फर्स्ट है सीसी का मेन क्लास के बारे में। तो मेन क्लास क्या क्या होती है और कितनी मेन क्लास है, रंगनाथन ने किन किन को मेन क्लास के अंदर इंक्लूड किया है, वो सब्जेक्ट हम देखते हैं। सबसे पहला है जनरलिया, स्मॉल जेड से लिखा है, किसको लिखा, रंगनाथन ने जनरलिया को लिखा। जनरलिया क्या होते हैं, कई ऐसी पुस्तकें रंगनाथन के सामने आई जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपन उसको नहीं रख सकते, उसके अंतर्गत, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उनको या क्लास के अंदर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसी पुस्तक आई उनको, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, जैसे एनसाइक्लोपीडिया हो गया, पीरियोडिकल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये इसको किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। इन सारे सब्जेक्ट को क्या किया रंगनाथन ने, जनरलिया क्लास में डाल दिया। यानी वो सब सब्जेक्ट के साथ कॉमन रूप से, सामान्य रूप से सबके साथ प्रयोग आते हैं, वो जनरलिया क्लास के अंदर
सारे सब्जेक्ट को रंगानाथन ने उसमें डाल दिया। तो ये जंजिलिया क्लास, और जंजिलिया क्लास स्मॉल जेड से लिखा, रंगानाथन ने जंजिलिया क्लास को किससे लिखा, स्मॉल जेड से लिखा है। फिर एक नंबर दिया है रंगानाथन ने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, एक नंबर किसको दिया, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, किसको दिया, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को। और मैंने ये भी बताया था आपको जंजिलिया क्लास के लिए स्मॉल जेड का प्रयोग, जब मैंने 5-7 एडिशन पढ़ाए थे उनकी विशेषताओं के अंदर बताया था। मैंने कहा था चौथा एडिशन के अंदर स्मॉल यानी स्मॉल कैपिटल यानी स्मॉल लेटर का प्रयोग किया था जंजिलिया के लिए, स्मॉल लेटर का, रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग जंजिलिया के लिए कौन से एडिशन से किया था, चौथे एडिशन का। आपको पूछे तो बताना चौथा एडिशन यानी 4th एडिशन से प्रयोग किया था। अब देखिए एक दिया था यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, इसी तरह 2 नंबर दिया था लाइब्रेरी साइंस को। मैं बार बार कहता हूँ लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास क्या है, 2, तो इसलिए मैं यहीं से बता रहा था आपको बार बार। मैंने कहा था पहले बताया था आपको, मैंने कहा था प्रैक्टिकल करेंगे, हम देखेंगे आगे मेन क्लास पूरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह देखिए लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 रंगानाथन ने यूज किया, 2, 3 यूज किया बुक साइंस के लिए, 4 यूज किया जर्नलिज्म के लिए, 4 यूज किया जर्नलिज्म के लिए, ए यूज किया नेचुरल साइंस के लिए, ए जेड यूज किया मैथमेटिकल साइंस के लिए, बी यूज किया मैथमेटिक्स के लिए। बी मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या होगी, बी। मैं बार बार कहता था फिजिक्स की क्लास क्या है, सी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, जैसे लाइब्रेरी साइंस होगी आपको याद रखना, एग्जाम पूछ सकते हैं, फिजिक्स की पूछ सकते हैं। डी इंजीनियरिंग की मेन क्लास होगी, फिर केमिस्ट्री की ई, और इसी तरह टेक्नोलॉजी यानी एफ किसकी, एफ क्या है, टेक्नोलॉजी की मेन क्लास होगी। इसी तरह बायोलॉजी की जी, एच होगी जियोलॉजी की, एच एक्स माइनिंग की, आई बॉटनी की, जे एग्रीकल्चर की, के जूलॉजी की, के एक्स एनिमल हस्बेंड्री की, एल मेडिसिन की, और एल एक्स फार्माकोगेंसी, और एम यूजफुल आर्ट, और डेल्टा हो गई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइस्टिज्म की क्लास होगी डेल्टा। तो आपको पूछ सकते हैं डेल्टा किसकी मेन क्लास है सीसी के अंदर, तो डेल्टा की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइस्टिज्म, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और एम जेड होगी इम्यूनिटीज ऑफ सोशल साइंस की, एम जेड ए होगी इम्यूनिटीज की, और एन हो गया फाइन आर्ट की, किसकी होगी, फाइन आर्ट की। एन फाइन आर्ट, एनएक्स लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, एनएक्स होगी लिटरेचर और ओ होगी लिटरेचर की, पी लिंग्विस्टिक की, और आर क्यू रिलीजन की, क्यू किसकी होगी, कैपिटल क्यू है रिलीजन की। ये सब कैपिटल लेटर है ना, एक स्मॉल जेड यूज किया हुआ जो जंजिलिया के लिए, बाकी सभी कैपिटल। और अब देखिए क्यू रिलीजन का हो गया, आर फिलोसॉफी की होगी, एस साइकोलॉजी की हो गई, और सिग्मा हो गया सोशल साइंस का, और टी एजुकेशन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको। टी किसकी मेन क्लास है सीसी के अंदर, या एजुकेशन से एजुकेशन को लिखते हैं टी से। यू होगी ज्योग्राफी की, वी हिस्ट्री की, वाई सोशलॉजी की, और वाई एक्स होगी सोशल वर्क की, और जेड याद रखना कैपिटल जेड लॉ की, ये कैपिटल जेड है याद रखना, ये स्मॉल जेड यहाँ पे है, और कैपिटल जेड स्मॉल जेड जंजिलिया क्लास की होगी, और कैपिटल जेड लॉ की। इस तरह से ये मेन क्लास हो। टोटल मेन क्लास पूछे आपको तो सीसी के अंदर कितनी है, 42 मेन क्लास, कितनी है 42, 42 मेन क्लास है सीसी के अंदर। आप क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरह से अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह आएंगे। जैसे आपको पूछ लेगा एम यूजफुल आर्ट और एन फाइन आर्ट के मध्य है, तो डेल्टा ऑप्शन मिल जाएगा। डेल्टा किन के मध्य है, एन एम और एन के बीच में, किन के मध्य है, एम और एन के बीच में। इसी तरह आपको पूछ लेगा फिजिक्स और यानी सी फिजिक्स और ई इंजीनियरिंग यानी केमिस्ट्री के बीच में क्या है, इंजीनियरिंग डी, तो इनके बीच में सी और ई के बीच में क्या है, डी। या ये पूछ लेंगे कि आपको सी से लिखते हैं यानी सीसी के अंदर सी से लिखते हैं फिजिक्स के, या सी नोटेशन किसका है, किसकी मेन क्लास है फिजिक्स की। इस तरह से आपको मेन क्लास, तो आपको ये याद करने हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। इन सब के नाम यानी सामने अंक लिखे हुए यानी प्रतीक चिन्ह लिखे हुए किस तरह से लिखते हैं, और इनके नाम इधर लिखे हुए, तो आपको ये याद करना। ये मेन क्लास थी। अब हम आगे पढ़ेंगे हम आइसोलेट के बारे में। आइसोलेट क्या होता है, सेकंड चैप्टर का नाम है आइसोलेट। अब हम पढ़ते हैं आइसोलेट के बारे में। आइसोलेट क्या होते हैं, जो किसी विषय के साथ अंग के रूप में प्रयोग होते हैं परंतु स्वयं विषय नहीं बन सकते, स्वयं कुछ नहीं है। ये विषय के साथ एज ए विषय को बताने के लिए विषय के सहायक के रूप में प्रयोग होते हैं, उसे आइसोलेट कहते हैं। यानी स्वयं एक विषय नहीं, खुद एक सब्जेक्ट नहीं बन सकते, अर्थात ज्ञान जगत की वो छोटी से छोटी इकाई जिनका प्रयोग क्लासिफिकेशन स्कीम में वर्गीकरण पत्ते में विषय तथा उसके उप विभाजनों को निरूपण करने के लिए, सब्जेक्ट तथा उसके सब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका उपयोग, उनको बताने के लिए इन आइसोलेट का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के पार्ट अंग हो गए, आंख कान नाक ये अंग हो गए। बिना बॉडी के आंख कान नाक अंग का कोई रिप्रेजेंट, ये सिर्फ बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसी तरह ये सब्जेक्ट को बता नहीं बन सकते, यानी स्वयं अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सब्जेक्ट के सहायक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं, आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं। देखिए
आइसोलेट के टाइप्स हो गए यानी प्रकार। अब आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं, कितने? दो प्रकार। कौन कौन से? एक स्पेशल आइसोलेट और दूसरा होता है कॉमन आइसोलेट। दूसरा कौन सा? कॉमन आइसोलेट, यानी इसको कहते हैं विशिष्ट एकल और इसको कहते हैं सामान्य एकल। अब ये विशिष्ट एकल का मतलब विशिष्ट सब्जेक्ट यानी मेन क्लास के साथ प्रयोग होते हैं, उसको विशिष्ट एकल कहते हैं। स्पेशल आइसोलेट कहेंगे, यानी जो किसी विशिष्ट मुख्य यानी किसी मुख्य वर्ग के साथ यानी मुख्य वर्ग की विशेषताओं से संबंधित होते हैं, यानी मुख्य वर्ग की विशेषताओं से संबंध रखता है। ये क्या करते हैं? मुख्य वर्ग की विशेषताओं से। तो इसकी परिभाषा है किसी मुख्य वर्ग की विशेषताओं से संबंध रखते हैं, यानी मुख्य वर्ग की विशेषताओं के साथ जैसी विशेषता होगी उस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी स्पेशल सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग आते हैं, उसको स्पेशल आइसोलेट कहते हैं। दूसरे होते हैं कॉमन आइसोलेट। और आपको एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं आइसोलेट कितने प्रकार के, तो स्पेशल आइसोलेट और कॉमन आइसोलेट। दूसरे होते हैं कॉमन आइसोलेट जो हमारे सीसी के अंदर यूज किए गए हैं। कॉमन आइसोलेट रंगनाथन ने चैप्टर नंबर 2 का नाम दिया मेन क्लास के बाद, कॉमन आइसोलेट चैप्टर। तो कॉमन आइसोलेट मैंने पहले भी बताया था, रंगनाथन ने कॉमन आइसोलेट का पहले फर्स्ट एडिशन के अंदर यानी सीसी के फर्स्ट एडिशन के अंदर इनका नाम था कॉमन सब डिवीजन। कॉमन सब डिवीजन नाम था, मैं पीछे आपको बता चुका हूं विशेषताओं के अंदर कॉमन सब डिवीजन। अब इनका नाम यानी फिफ्थ एडिशन 1957 के बाद इनका नाम हो गया कॉमन आइसोलेट। इनका नाम क्या हो? कॉमन आइसोलेट, ये नाम हो गया। तो आप ये ध्यान, अब आप हेडिंग लगा दीजिए कॉमन आइसोलेट। हमें कॉमन आइसोलेट के बारे में अपन को डिटेल से जानना है। ये तो बेसिक बातें थी, कुछ नहीं, आपको सीधा पूछ लेंगे या तो टाइप पूछ लेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हमें इनके बारे में पढ़ना है और डिटेल से। तो आप हेडिंग लगा दीजिए कॉमन आइसोलेट। आइसोलेट के बारे में मैंने बता दिया, जो स्वयं सब्जेक्ट नहीं बन सकते यानी किसी सब्जेक्ट के साथ अंग के रूप में प्रयोग होते हैं, वही आइसोलेट हो गए। और अब आप हेडिंग लगा दीजिए कॉमन आइसोलेट। कॉमन या ऐसे एकल या आइसोलेट जो किसी भी मुख्य वर्ग के साथ प्रयोग होने पर एक ही ऐसे आइसोलेट जो किसी भी मुख्य वर्ग के साथ प्रयोग होने पर सब जगह एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। सब जगह मतलब चाहे फिजिक्स के साथ प्रयोग हो, मैन क्लास के साथ, केमिस्ट्री की मैन क्लास, इंजीनियरिंग की मैन क्लास डी के साथ प्रयोग हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस की 2 मैन क्लास के साथ प्रयोग हो, सब जगह एक ही अर्थ का बोध कराएंगे। सब जगह प्रयोग होने पर सामान्य अर्थ क्या है? एक ही जगह बोध यानी सामान्य अर्थ का प्रयोग यानी सामान्य अर्थ का बोध कराएंगे सभी जगह। तो ये कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? पहला कॉमन आइसोलेट है एसीआई एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। मैं कई बार आपको चर्चा कर चुका, मैंने कहा जब कॉमन आइसोलेट पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है आज पढ़ते हैं 2 प्रकार के। कितने होते हैं कॉमन आइसोलेट भी? 2 प्रकार के, एसीआई और दूसरा पीसीआई, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, एसीआई पीसीआई। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, और इसको कहते हैं परवर्ती सामान्य एकल, परवर्ती सामान्य एकल, परवर्ती सामान्य और पूर्ववर्ती सामान्य एकल। एसीआई पीसीआई इनका नाम दिया गया। प्रकार के होते हैं कॉमन आइसोलेट एंटीरियोराइजिंग, यानी क्या होते हैं? एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और दूसरा होता है पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट। तो इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा? इनका नाम पेशी, ये किसी भी मैन क्लास या मुख्य वर्ग या विषय के साथ प्रयोग होने उसके पहले प्रयोग होता है। किसी भी मैन क्लास या विषय से पहले प्रयोग होते हैं, इसलिए पूर्ववर्ती सामान्य एकल। ये विषय के बाद में प्रयोग होते हैं, इसलिए परवर्ती सामान्य एकल, ये इनका नाम है। ये इसलिए इनका नाम पूर्ववर्ती और परवर्ती नाम पड़ा है, एसीआई पीसीआई।
यानी अब देखिए एसीआई कितने प्रकार के होते हैं, एसीआई खुद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं एसीआई? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन से होते हैं? स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले एसीआई, और स्थान पक्ष के बाद में, स्थान पक्ष से पूर्व, पक्ष से पूर्व यानी बिफोर स्पेस और आफ्टर स्पेस, यानी स्थान पक्ष के बाद, पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले ऐसे, और समय पक्ष यानी टाइम आइसोलेट के बाद प्रयोग होने वाले ऐसे, यानी ये 3 प्रकार के ऐसे होते हैं। स्थान पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष के बाद और समय पक्ष के बाद में प्रयोग होने वाले ऐसे, ये 3 तरह के होते हैं। और पीसीआई भी दो प्रकार के होते हैं। पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है व्यक्तिगत एकल, एक व्यक्तिगत एकल होता है, एक ऊर्जा एकल होता है, ऊर्जा एकल। इसको कह सकते हैं पर्सनैलिटी पीसीआई, यानी पर्सनैलिटी पॉजिटिव राइजिंग कॉमन आइसोलेट, और एनर्जी पीसीआई यानी एनर्जी पॉजिटिव राइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं पीपीपीसीआई, और इसको दूसरे कह सकते हैं ईपीपीसीआई, यानी पर्सनैलिटी पीसीआई और एनर्जी पीसीआई, ये 2 तरह के होते हैं। ये पीसीआई 2 तरह के होते हैं, और एसीआई 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको एग्जाम पूछ सकते हैं पीपीसीआई और ईपीसीआई के बारे में, और या फिर इन तीनों के एसीआई का 3 प्रकार से टाइप पूछ सकते हैं, कौन से होते हैं। तो आप अब आगे हम देखते हैं एसीआई का प्रयोग, बिना योजक चिन्ह का प्रयोग, यानी एसीआई का प्रयोग मैंने पहले ही बताया था 6 रीप्रिंट एडिशन तक एसीआई का प्रयोग बिना योजक चिन्ह के साथ किया जाता है, वो आज हम देखेंगे। यानी अपन को तो 6 एडिशन ही पढ़ना है, 6 रीप्रिंट एडिशन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आने वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि एसीआई का प्रयोग तो होता है बिना योजक चिन्ह के साथ, यानी मेन क्लास का साथ बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होते हैं। पीसीआई का प्रयोग योजक चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है। वो दोनों योजक चिन्ह कौन से होते हैं और किसमें प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं। एसीआई को नोट लगा के लिख देना, एसीआई को किसी भी मुख्य वर्ग या मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह के जोड़ा जाता है। बिना योजक चिन्ह या चिन्ह के साथ, मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह के जोड़ा जाता है। ये तो हो गया एसीआई। इसी तरह पीसीआई के अंदर योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, यानी योजक चिन्ह के साथ मेन क्लास के साथ योजक चिन्ह को मेन क्लास के साथ योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है पीसीआई के अंदर। अब पीसीआई के अंदर पीसीआई मैंने बताया था पर्सनैलिटी पीसीआई, उसको लिए योजक चिन्ह यूज करते हैं कोमा का यूज करते हैं, और ईपीसीआई यानी एनर्जी पीसीआई के लिए यूज करते हैं अपन कॉलन का। तो ये दोनों योजक चिन्ह याद रखना, आप इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से पूछ सकते हैं। पीसीआई के लिए पीसीआई के लिए योजक चिन्ह यूज करते हैं कोमा, और ईपीसीआई के लिए योजक चिन्ह यूज करते हैं कॉलन, और एसीआई को बिना योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है, याद रखना, आप नोट कर लेना। तो अपन आगे हम एसीआई और पीसीआई के एक टाइप लेते हैं। पहला लेते हैं स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले एसीआई के बारे में डिटेल्स। एसीआई 3 टाइप के मैंने बताए थे, स्थान पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष के बाद और काल पक्ष के बाद प्रयोग करना एसीआई। अपन प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग करके देखते हैं, आपको डिटेल से समझ में आ जाए। एग्जाम में तो प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, बट लेकिन इम्प्रैक्टिकल में से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप पूछेंगे। तो अब देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन। तो रंगनाथन का जन्म भी देख लो कब हुआ था, 1892 के अंदर रंगनाथन का जन्म हुआ था। तो देखिए बायोग्राफी ऑफ, तो ये मेरे पास सीसी की बुक है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉमन आइसोलेट एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट के बारे में लिखा हुआ है। इसमें पहले बिब्लियोग्राफी दी हुई है, फिर कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखिए बायोग्राफी के बारे में अंक दिया हुआ है W।
डब्ल्यू चिन्ह से निर्देश किया गया डब्ल्यू, और इसके सामने लिखा डब्ल्यू स्पेस कोमा टी लिखा गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप देखना चाहोगे इसको किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, बायोग्राफी को डब्ल्यू से लिखते हैं, किसके अंदर, एसीआई के अंदर। और किसी की बायोग्राफी बतानी है, सामान्य व्यक्ति की बायोग्राफी बतानी, तो रंगनाथन किससे संबंधित है, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है, तो मेन क्लास आएगी सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस। फिर मैंने आपको बताया था एसीआई बिना योजक चिन्ह के साथ मैन विषय मैन क्लास के साथ जुड़ते हैं, तो ये इसी का जुड़ेंगे, यानी डब्ल्यू, और डब्ल्यू के आगे आप नोट करना, ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं, ऐसा लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ डब्ल्यू यानी बायोग्राफी, फिर आगे इस डब्ल्यू को यूज कैसे करना उस तरह बताएगा। ये देखिए आप, इस तरह यहाँ पे बताएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्पेस कोमा टी, यानी डब्ल्यू के साथ हमेशा स्पेस भी आएगा और टाइम भी आएगा, दोनों आएगा, तो इस तरह से फॉर्मूला दिया गया अंदर, वो अपन को यहाँ पे लिखना है। तो डब्ल्यू तो मैंने लिख दिया, अब स्पेस कहाँ के रहने वाले, रंगनाथन भारत के रहने वाले, तो भारत के लिए स्पेस आइसोलेट चैप्टर से 44 नंबर उठाएंगे, तो ये 44 नंबर आ जाएंगे सीधे, और वो भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं 44, तो 2 डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 44, फिर कॉमा के साथ क्या, टाइम, कॉमा के साथ टाइम यानी इनका जन्म वर्ष, यानी इसकी बायोग्राफी बतानी रंगनाथ जन्म वर्ष, तो जन्म वर्ष के लिए अपन इसको लिखेंगे M80 M92 से, तो ये क्लास नंबर किसकी हो गई, बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन। M92 क्यों लिखा, मैंने आपको इस टाइम आइसोलेट आगे पढ़ूंगा, उसमें लिखा हुआ है 1800 से लेकर 1899 को M से लिखते हैं, और मैं अभी बता देता हूँ आपको टाइम आइसोलेट चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा आपको। ये देखिए आप, के से लिखा हुआ है 1600 से 1699 तक, L 1700 ये टाइम आइसोलेट चैप्टर है, अगला अपन लेने वाले हैं, इसके अंदर ये देखिए आप 1800 से 1899 तक ये लिखा हुआ है M से, कैपिटल M से, और मैंने पहले ही बताया था आपको ये दो अक्षर तो छोड़ने हैं और पीछे वाले दो को उठाना है, यानी पीछे वाले दो को उठाना है, 1899 यानी, तो 1892 इनका जन्म वर्ष था, तो पीछे वाले दो अक्षर उठा लिया 1892, तो ये इनका क्लास नंबर हो गया बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, इसके सबसे पहले पहचान कीजिए कि इसका सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस, तो मैन क्लास हो गई 2 लाइब्रेरी साइंस की, 2 मैन क्लास हो गई। अब इसको पीएमएसटी श्रेणियों के हिसाब से जमाएंगे, पीएमएसटी श्रेणियों की हमें स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, हमें एसीआई का प्रयोग करना बिना योजक चिन्ह के साथ। तो सबसे पहले, और बायोग्राफी के लिए एसीआई क्या हो गया, यानी बिब्लियोग्राफी के लिए स्मॉल ए से लिख दिया, और मैन क्लास हो गई 2, और इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस के अंदर जाएंगे पीएमएसटी, पी तो दिया नहीं हुआ, पीएमएसटी श्रेणियां के अंदर जाएंगे, फैसेट फॉर्मूला दिया हुआ लाइब्रेरी साइंस चैप्टर नंबर, लाइब्रेरी साइंस 2 मैन क्लास के अंदर जाएंगे तो देखेंगे पी दिया हुआ नहीं है, एम दिया, मैटर दिया, मैटर के लिए क्या लिखा है, मैटर के लिए अपन जाएंगे, तो मैटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल रूल साथ साथ करके। ये देखिए लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट हो गया, मैन क्लास होगी, ये लाइब्रेरी साइंस हो गया, ये फॉर्मूला दिया 2PME 2P, यानी 4CP, पी हमारे पास पर्सनैलिटी है नहीं, फिर हमारे पास क्या, मैटर, मैटर के लिए लिखा है सेम एज 4CP, तो सेम एज 4CP अपन जनरल क्लास में जाएंगे, हमारे पास है बुक लिखा हुआ है, बुक के लिए नंबर यूज किया हुआ है 43, आप देखिए 43, ये जनरल क्लास में गए और वहां से हमने हमारे लिए लिखा हुआ था फॉर दी सेम एज 4CP फॉर जनरल क्लास, यहाँ से हमें नोटिस किया, यानी नोटेड किया हुआ, यहाँ से बताया हुआ कि आप जनरल क्लास में जाइए और वहां से नंबर ढूंढिए, तो मैंने यहाँ पे ढूंढा, तो बुक के लिए 43, तो बुक के लिए क्या हो गया 43, एम क्या हो गया 43, फिर 2 मैन क्लास होगी, और लाइब्रेरी साइंस, फिर हमारे पास एनर्जी के लिए, एनर्जी इसी के अंदर गया, यानी लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही गया सब्जेक्ट के अंदर। एनर्जी के लिए क्या दिया हुआ, देखो 4CE कम 2P लिखा हुआ है, और एनर्जी के लिए फिर लिखा हुआ है, ये आप देखिए टेक्निकल ट्रीटमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर कितने लिखे हुए 51 नंबर, कितने हो गए एनर्जी के लिए 51 यानी 51। अब इनको मैं जोड़ता हूं, तो 2 मैन क्लास होगी लाइब्रेरी साइंस की, पर्सनैलिटी है नहीं तो मैटर आएगा, मैटर किसके साथ जुड़ता है हमेशा, मैटर मैन क्लास के साथ कोमा के साथ जुड़ता है, यानी सेमी कोमा के साथ जुड़ता है, सेमी कोमा और कोमा के साथ, सेमी कोमा, और इसके लिए तो योजक चिन्ह होता है कोमा, मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके लिए सेमी कोमा, एनर्जी के लिए कोलन, और स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए क्या होता है उल्टा इन्वर्टेड कोमा, यानी इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मैं पहले ही बता चुका आपको 6 एडिशन के अंदर ये यूज किया योजक चिन्ह। तो आप मैटर के लिए क्या हो गया सेमी कोमा, मैटर के लिए सेमी कोमा यानी 43 नंबर आ गया बुक का। फिर इसी तरह एनर्जी के जोड़ेंगे तो कॉलम के साथ एनर्जी 51, और फिर जोड़ेंगे बिब्लियोग्राफी ऑफ क्लासिफिकेशन एसीआई का, सीधा जोड़ देंगे बिना योजक चिन्ह, तो ये इसका क्लास नंबर हो गया। तो ये बिब्लियोग्राफी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ
बुक हो गया क्लास बुक। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ साइंस हो गया, हिस्ट्री के लिए आपको साइंस किससे लिखते हैं, मैथ क्लास के अंदर ए से लिखते हैं। साइंस के लिए मैंने बताया था आपको, साइंस के लिए ए से लिखते हैं। मैथ क्लास में मैंने आपको उस टाइम बताया था, मैंने मैथ क्लास लिखाई थी। और एक बार बता देता हूँ, मैथ क्लास आपको ये देखिए आप बुक साइंस, ये देखिए आप नेचुरल साइंस, ये लिखा हुआ है, ये देखिए नेचुरल साइंस के लिए ये से, तो साइंस होगी, साइंस के लिए ये हो गया मैथ क्लास। और मैं ऐसे के अंदर जाऊंगा तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ, स्मॉल वी। हिस्ट्री के लिए अभी आप देखिए, हिस्ट्री के लिए आप इसके अंदर स्मॉल वी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल वी हिस्ट्री के लिए। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए ऐसे यूज कर लूंगा स्मॉल वी, तो इनको जोड़ दूंगा क्लास बिना योजक चिन्ह के, तो ये मैथ क्लास स्मॉल वी जोड़ दूंगा डायरेक्ट, तो ये हिस्ट्री ऑफ साइंस का हो गया मैथ क्लास। तो ये स्थान पक्ष से पूर्व। तो यहाँ पे एक नोटिस करना पॉइंट, आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी आपको कोई बायोग्राफी ऑफ किंग लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बायोग्राफी ऑफ किंग, कोई मिनिस्टर, लीडर, कोई प्रेसिडेंट है, उस तरह की कोई बड़े आदमियों की होती है ना, जिनकी भी बायोग्राफी देनी होती है, लिखनी होती है, उसके लिए योजक चिन्ह यानी उसके लिए यूज करते हैं अपन Y7 नोटेशन यूज करते हैं, Y7 स्पेशल लोगों के लिए Y7, और सामान्य व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं बायोग्राफी के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल W। ये आप नोटिस करके याद रखना, ये दोनों भी पूछ सकते हैं। इसी तरह आप एक दो और नोट कर लेना आप, जैसे बायोग्राफी के लिए मैंने बिब्लियोग्राफी के लिए बता दिया आपको, स्मॉल ए से यूज कर आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, बिब्लियोग्राफी के लिए पूछ सकते हैं। इसी तरह आपको कॉन्फ्रेंस से आपके लिए भी पूछ सकते हैं, टेबल के लिए पूछ सकते हैं, स्मॉल डी टेबल्स के लिए। और ये तो आप एक नोटिस करके रख लेना। और स्मॉल एम पूछ सकते हैं आपको पीरियोडिकल के लिए, क्या स्मॉल एम का मतलब है, एसीआई के अंदर स्मॉल एम का मतलब है पीरियोडिकल के लिए, नोट करके रख देना आप। और एक और पूछ सकते हैं आपको, पी पूछ सकते हैं इसके बारे में, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ये आप नोटिस कर लेना, 3-4 अंक के नाम है नहीं, ये इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे बायोग्राफी को स्मॉल ए से, डी को टेबल से लिखते हैं, स्मॉल एम को लिखते हैं पीरियोडिकल से, और पी तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना आप, पी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए पी से लिखते हैं, नोटिस करते हैं। और स्मॉल एन सीरियल के लिए लिखते हैं, आप याद कर लेना, ये भी सीरियल के लिए, सीरियल्स के लिए आप स्मॉल एन। तो इस तरह से आपको ये स्थान पक्ष से पूर्व एसीआई पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं स्थान पक्ष के बाद में एसीआई का प्रयोग कैसे करते हैं, वो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए आप स्थान पक्ष के बाद वाला, सेकंड वाला देखते हैं, स्थान पक्ष के बाद में एसीआई का यूज कैसे, जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, स्टैटिस्टिक्स ऑफ, ये कोई क्वेश्चन मिला है हमें, इसको हमने कॉल नंबर, हमें इसको क्लास नंबर बढ़ाना, हमें इनको नंबर बढ़ाना है, नहीं नंबर कैसे बढ़ाएंगे इसके, स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर कैसे बढ़ाएंगे, वर्गीकरण संख्या बढ़ानी है इसको। तो अपन देखते हैं एसीआई के अंदर जाएंगे, किसमें, स्थान पक्ष यानी आफ्टर स्पेस फैसेट के अंदर जाएंगे, वहां से अपन को स्टडीज के लिए क्या मिलेगा, स्मॉल एस, और 2 लाइब्रेरी साइंस मैथ क्लास होगी, और स्पेस एसोसिएट चैप्टर में जाएंगे, वहां इंडिया के लिए 4 मिला। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैथ क्लास 2, और हमेशा पता है आपको डॉट के साथ क्या जुड़ता है, स्पेस, और फिर डायरेक्ट बिना योजक चिन्ह के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये स्मॉल एस स्टैटिस्टिक्स, ये इसका क्लास नंबर हो गया, करेक्शन क्या होगी। इसी तरह कमीशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ये काल पक्ष वाला, तीसरा देखिए इसका एग्जाम, काल पक्ष के बाद टाइम पक्ष के बाद यानी आफ्टर ए टाइम फैसेट के बाद कैसे प्रयोग करते हैं। कमीशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया इन ड्यूरिंग 2019 यानी 2019 की रिपोर्ट है कोई, इसके बारे में इसको क्लास नंबर बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, कमीशन रिपोर्ट को देखेंगे तो स्मॉल टी से लिखते हैं, और कमीशन रिपोर्ट को, और लाइब्रेरी साइंस 2 मैथ क्लास होगी, इंडिया के लिए 44 नंबर हो गए, और ड्यूरिंग ये टाइम पक्ष हो गया, टाइम पक्ष के लिए 2000 से, टाइम पक्ष के लिए 2000 से 2099 तक को किससे लिखते हैं, पी से। तो यहाँ पे देखिए आप 2 मैथ क्लास लाइब्रेरी साइंस होगी, उसके साथ मैंने जोड़ा, किसको जोड़ा, पहला इस हमें पीएमएसटी श्रेणी में जाना है, पीएमएसटी श्रेणी में हमारे पास पी है नहीं, के साथ क्या जुड़ेगा, स्पेस, फिर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ टी जोड़ना है, तो टी कितना है, पी 19 यानी 2019, पी 19 2019 ऐसे लिखते हैं, पीछे मैंने बताया था टाइम को, और फिर डायरेक्ट जोड़ देना बिना योजक चिन्ह के साथ स्मॉल टी को। तो ये किसका नंबर हो गया, कमीशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस का नंबर हो गया। तो ये मैंने प्रैक्टिकल तौर पे आपको बता दिया है कि स्थान पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष के बाद में, काल पक्ष में। ये प्रैक्टिकल समझ में भी नहीं आए तो आप एक बार इनको, ये जो भी है ना नोटेशन आप जरूर याद कर लेना। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पी के लिए आप एक बार खोल के देखना है प्रैक्टिकल बुक की, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और हम आगे हम ईपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे, ईपीसीआई और पीपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे, यानी पीसीआई के बारे में, एसीआई के बारे में हमने पढ़ लिया, यानी
यानी हमने पढ़ लिया, यानी एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पॉजिटिव राइजिंग कॉमन आइसोलेट के बारे में देखते हैं। तो देखिए दो एग्जांपल हैं दोनों के, यानी ईपीसीआई और पीपीसीआई के, यानी एनर्जी पॉजिटिव राइजिंग कॉमन आइसोलेट यानी परवर्ती सामान्य एकल, यानी और दूसरा हो गया पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व सामान्य एकल के बारे में देखते हैं, एनर्जी और पर्सनैलिटी। सबसे पहले इनके लिए योजक चिन्ह एनर्जी के लिए मैंने बताया था कोलन का यूज करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब एग्जांपल लेते हैं एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेन क्लास होगी ई, मैंने पहले बताया था। अपन जब भी इसके अंदर ईपीसीआई के अंदर जाकर देखेंगे शीर्षे के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या मिलेगी, चिन्ह क्या मिलेंगे, यानी क्या मिलेंगे F3 से नोटेशन। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ई मेन क्लास के साथ किसका यूज करते हैं, एनर्जी के लिए कोलन का, और सीधा F3 स्मॉल F3 को जोड़ देंगे, ये इसका नंबर हो गया। बस इसका ये क्लास नंबर हो गया, बस F3। इसी तरह इसका देखिए ईपीसीआई का, इस पीपीसीआई का, इसका देखिए पीपीसीआई का देखिए, ईपीसीआई का तो हमने देख लिया, पीपीसीआई पर्सनली पीसीआई का देखिए। पर्सनली पीसीआई के लिए योजक चिन्ह का यूज करते हैं कोमा का मैंने पहले बताया था। अब प्रोफेशनल इन लाइब्रेरी साइंस एग्जांपल है फ्रॉम लाइब्रेरी साइंस मैन क्लास के लिए 2, और प्रोफेशनल के अंदर ईपीसी यानी पीपीसीआई के अंदर अपन जाकर देखेंगे तो अपन प्रोफेशनल के लिए क्या मिलेगा बी। तो ये बस इसका योजक चिन्ह के साथ दो मैन क्लास और योजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया, ये इस तरह से ये हमने कॉमन आइसोलेट पूरा किया है। अब हम आगे टाइम आइसोलेट के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइम आइसोलेट चैप्टर नंबर 3 है सीसी का। इसमें दो स्तर दिए हुए टाइम के, T1 पहला स्तर है शताब्दी दशाब्दी, उसमें वर्ष दिए गए हैं। दूसरे स्तर में मौसम संबंधी दशाएं दिए गई, जैसे समर विंटर डे नाइट के बारे में बताया गया। तो आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, इसका यूज करना बताता हूँ टाइम आइसोलेट को। लाइब्रेरी साइंस के लिए दो मैन क्लास हो गई, और 17th सेंचुरी के लिए आपको पता है 17वीं शताब्दी के लिए टाइम आइसोलेट में जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, टाइम आइसोलेट में केस को यूज किया गया, के को यूज किया 17वीं शताब्दी के लिए, के को यूज किया गया टाइम के लिए। तो आप इसका अब सीधा नंबर बना सकते हैं, इसका क्लास नंबर बना सकते हैं 2, और टाइम के लिए आपको बताया है इन्वर्टेड कॉमा यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ जोड़ना और के साथ, इसका क्लास नंबर ये हो गया। बस ये सीधा कुछ नहीं करना, ये करना आपको बस। और ये मैं कैसे करना है आपको बताता हूँ। ये देखिए टाइम आइसोलेट चैप्टर है मेरे पास, ये टाइम आइसोलेट आपको देख 17वीं शताब्दी यानी ये देखो 1699 तक ये 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी को के से लिखते हैं। तो ये देखिए के से लिखा हमने 1699 तक के से लिखा, तो मैंने इसको के से लिख दिया। बाकी वही लाइब्रेरी साइंस की मैन क्लास होगी, 2 को मैन क्लास से लिखा और डायरेक्ट फिर मैंने, और टाइम आइसोलेट के लिए आपको पता है टाइम के लिए योजक चिन्ह के रूप में यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 6 रिपीटेड एडिशन के बाद मैंने यूज कर लिया। तो इसीलिए समर ऑफ 2019 दोनों टाइम साथ में आ गया, यानी पहला स्तर भी आ गया और दूसरा स्तर भी आ गया, यानी ये दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर भी आ गया जिसमें मौसम संबंधी दशाएं भी आ गई। समर का यूज, तो समर के लिए यूज करते हैं स्मॉल n3 से, और 2019 के लिए टाइम आइसोलेट के चैप्टर में जाएंगे शताब्दी वर्ष है, उसके लिए P19 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 19। अब इन दिनों को जोड़ना है तो पहला P19 आ जाएगा, दूसरे के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ n3 जुड़ जाएगा, बस ये दोनों टाइम जुड़ गए। तो इसी तरह यहाँ पे देखो सबके दिए हुए सेकंड T2 स्तर पिक्चर ऑफ टाइम आइसोलेट लिखा, देखो डे नाइट के लिए C से लिखा है। ये भी आपको एग्जाम में आपको याद करना है, ये पूछ सकते हैं। इसलिए डे नाइट के लिए और नाइट के लिए, ट्वेल्व नाइट के लिए, विंटर के लिए, एंटम के लिए N5 P दिया हुआ, देखो P1 ड्राई के लिए, P5 वेट के लिए, सनो के लिए P8, इस तरह से आपको ये दिए हुए हैं। इस तरह मैंने N3 का यूज किया था, ये देखिए समर के लिए N3 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए N3 दिया हुआ है, तो ये N3 मैंने वहां से उठाया था। फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइम को जोड़ने के लिए तो करते ही है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये टाइम आइसोलेट हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम चैप्टर आएगा हमारा स्पेस आइसोलेट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 से नंबर 4 है स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट के अंदर रघुनाथन ने 1 नंबर किसको दिया, वर्ड को, यानी यूनिक चीजें होती है उनको 1 नंबर दिया। तो आपको पूछ सकते हैं 1 नंबर किसको दिया स्पेस आइसोलेट या वर्ड के लिए यूज किया शीशे के अंदर 1। 2 किसको दिया मदर कंट्री को, 2 नंबर किसको दिया मदर कंट्री को बताया। 3 नंबर फेवरेट कंट्री को, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। रघुनाथन ने मदर कंट्री के लिए अंक यूज किए 2, फेवरेट कंट्री के लिए यूज किए 3 यूज किए। फिर 4 से 8 तक महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप के लिए यूज किया 4, फिर 5 यूरोप के लिए यूज किया 6, अफ्रीका के लिए 7, अमेरिका के लिए 8, ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं, किसी का भी नाम देकर पूछ सकते हैं। एशिया के लिए यूज किया 4। अब इंडिया के अंदर, इंडिया एशिया महाद्वीप के अंदर आता है तो 4 नंबर यूज किया, तो इंडिया के लिए 44 नंबर यूज किए। 4 के अंदर 44 इंडिया, तो इंडिया के लिए 44 हो गया। राजस्थान के अंदर पूछ रहे आपको 44 37 हो गया, 44 37 नंबर यूज किया गया राजस्थान के अंदर।
इस तरह से स्पेस आइसोलेट को रंगनाथन ने 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में पहला था S1 राजनीतिक विभाजन, जैसे राजनीतिक सीमा का विभाजन हो गया, भारत चीन पाकिस्तान, इस तरह से राजनीतिक विभाजन हो गया। प्राकृतिक विभाजन, जैसे नदियों के द्वारा सीमा का विभाजन हो रहा, नदियां पहाड़ पर्वत द्वारा। जनसंख्या अनुसार विभाजन, जॉन वाई विभाजन, जैसे ट्रॉपिकल जॉन वाई विभाजन, सब ट्रॉपिकल जॉन वाई विभाजन हो रहा है, उस तरह से बांटा। चौथा विभाजन क्या, डायरेक्शन के अनुसार, दिशा अनुसार विभाजन, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा के अनुसार, एंड बाय ओरिएंटेशन क्लस्टर के अनुसार विभाजन किया है, बाय ओरिएंटेशन विभाजन किया है। तो ये 4 विभाजन, इनको ये एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। आप याद रख लेना, इनको पक्का इनमें से क्वेश्चन मिलेगा, यानी 1 नंबर किसके लिए नाम देकर सीधा कुछ भी ऐसे से क्वेश्चन दे सकता है। ये प्रैक्टिकल रूप से आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में डायरेक्ट। देखिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं स्पेस आइसोलेट का। पहला एग्जाम्पल है लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए मैन क्लास होगी 2, इंडिया के लिए अभी मैंने बताया था स्पेस आइसोलेट से 44 नंबर है, 44 इन 44। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 मैन क्लास डॉट के साथ क्या जोड़ता है, स्पेस जुड़ जाता, PMST यानी PME तो है नहीं, एस श्रेणी है, तो एस के साथ डॉट लगेगा, हमने 44 जोड़ दिया तो इनका क्लास नंबर हो गया। इसी तरह देखिए माउंटेन साउथ ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया। तो माउंटेन साउथ ट्रॉपिकल, इसमें चारों स्तरों का अपन प्रयोग करके देखते हैं, आपको पूरे समझ में आ जाएगा वो चारों स्तर के। देखिए इंडिया के लिए पहला स्तर यानी राजनीतिक विभाजन किया हुआ है, तो राजनीतिक विभाजन के लिए 44 S1 स्तर हो गया। दूसरा देखिए आप, दूसरा S2 स्तर माउंटेन है। प्राकृतिक विभाजन G7 से लिखते हैं, प्राकृतिक विभाजन उसके अंदर जाकर देखेंगे आप स्पेस आइसोलेट के अंदर, तो G7 से लिखा गया। और वो भी कहां पे मिलेगा आपको एनेक्सर के अंदर 6 रीप्रिंट एडिशन आया, तब जाकर इनके लिए सेकेंड स्पेस आइसोलेट के लिए माउंटेन वगैरह प्राकृतिक विभाजन के लिए आइसोलेट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आप। ये आपको S2 स्तर पेज नंबर 26 पर संशोधित रूप में एनेक्सर पर, ये G7 से, पहले माउंटेन को 2 से लिखते थे, अब G7 से संशोधित रूप में, अब पेज नंबर 26 पे जाकर आपको मिल जाएगा सीसी की बुक के पेज नंबर एनेक्सर में, तो G7 से लिखा हुआ है। और फिर आपको ट्रॉपिकल जोन, मैंने आपको अभी जोन वाइज बताया था, यानी जनसंख्या अनुसार विभाजन, तो आपको ट्रॉपिकल जोन मैंने बताया था, उसके लिए 192 अंक यूज किए गए हैं, 192। और साउथ यानी दिशा के लिए 19G यूज किया गया। तो आप ये देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ, इंडिया के लिए 44 समझ में आ गया आपको, माउंटेन के लिए अभी बता दिया, एनेक्सर के अंदर आप जाकर ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए ट्रॉपिकल जोन के लिए मैं बता देता हूँ, ये देखो ट्रॉपिकल जोन बाय जनसंख्या अनुसार विभाजन, और ट्रॉपिकल के लिए ये 192 नंबर यूज किए गए। इसी तरह मैं साउथ दिशा के लिए आप बाय ओरिएंटेशन विभाजन बता सकता हूँ, साउथ दिशा के लिए 19G यूज किए गए। तो इनको जोड़ देते हैं सबको, अब फॉर्मूला फिट कर देते हैं, तो 44 हो जाएगा। सबसे पहले स्पेस आइसोलेट 44 डॉट के साथ, फिर ये प्राकृतिक विभाजन G7, फिर S3 वाला यानी 192 डॉट के साथ 19G। ये पूरा इसका सबका चारों स्तर है, यानी स्पेस के चारों स्तर काम आ गए, यानी S1 S2 S3 S4 चारों को मैंने जोड़ के बता दिया। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से स्पेस आइसोलेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हम लेंगे स्पेस आइसोलेट के बाद लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज आइसोलेट के बारे में। और मैंने आपको स्पेस आइसोलेट के बाद में देखो ज्योग्राफिकल इंडेक्स भी दी गई है, देखो सेकंड इंडेक्स ज्योग्राफिकल इंडेक्स भी दी हुई है। इसके बाद ये इंडेक्स से ही सब कुछ इनको उठाना पड़ता है, नंबर उठाने पड़ते हैं, आसानी रहती है जब भी इनको यूज करो सीसी को, तो इंडेक्स से नंबर उठाने में आसानी रहती है हमें। तो हम आगे अगला चैप्टर पढ़ते हैं, 5वां चैप्टर लेते हैं, लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर, लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर है, और उनको एग्जाम्पल के माध्यम से। और चौथा चैप्टर इन आइसोलेट में सबसे बड़ा चौथा चैप्टर था स्पेस आइसोलेट चैप्टर, पूछ ले सबसे बड़ा, तो स्पेस आइसोलेट चैप्टर सबसे बड़ा था। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, वो लिटरेचर की मैन क्लास क्या होगी, ओ के अंदर ये फैसेट फॉर्मूला दिया गया है पूरा, O P1, P2, P3, P4, इस तरह से P पक्ष 4 स्तर दिए गए हैं ना, पर्सनालिटी के 4 स्तर दिए गए। पहले के अंदर मतलब P1 का मतलब भाषा है, लैंग्वेज होगी, दूसरे का मतलब रूप हो गया, किस वर्ग के यानी किस रूप में है वो, तीसरे का मतलब P3 वर्ष यानी लेखक का जन्म वर्ष हो गया, चौथे के अंदर कौन सी कृति या संख्या आई है लिटरेचर की। तो मधुशाला आई है एक एग्जाम्पल, हरिवंश राय बच्चन की कृति कविता है, जन्म कब हुआ था 1834 के अंदर हरिवंश राय का जन्म। तो अब इन फॉर्मूले के अंदर फिट करके देखते हैं लैंग्वेज आइसोलेट यूज करते हुए, है ना, लिटरेचर। अब देखिए वो मैन क्लास होगी, P1 क्या हो गया, भाषा, इसकी भाषा मान लेता हूँ हिंदी के लिए यूज किया गया 152 नंबर यूज किया गया। ये देखिए लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर, जिसमें संस्कृत के लिए 15 नंबर है, और ये आप देखिए हिंदी के लिए 152 यूज किया। इसी तरह इंग्लिश होता है तो 111 यूज करता है ये लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर, और पेज नंबर आपको 2.26 बता देता। तो और कॉमा लगाएंगे, फिर रूप यानी इसकी कृति की कौन सा रूप है, ये पोएट्री के रूप में है या कविता के रूप में है, तो ये कविता के रूप में, यानी लिटरेचर के अंदर। आपको लिटरेचर की क्लास भी समझा देता हूँ, लिटरेचर की क्लास कितने पेज पर दी हुई आप आसानी से समझ जाओगे, 1 मिनट बता देता हूँ आपको। तो आप ये देखिए आप लिटरेचर की क्लास,
ये देखिए लिटरेचर की क्लास P, P2, P3, P4 ये फॉर्मूला 4CP लिखा एज पर लैंग्वेज डिवीजन। यहाँ से अपन को कहा गया कि लैंग्वेज डिवीजन से आप जाके उठाइए P के बारे में। तो मैंने लैंग्वेज डिवीजन में गया, तो लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, वहां से मैंने हिंदी का 152 नंबर उठा लिया। फिर इसमें कहा गया है P2 के लिए पोएट्री है, ड्रामा, तो ये पोएट्री है, कविता है, तो मैं 1 नंबर पोएट्री के लिए 1 नंबर उठा लिया। फिर इसके अंदर वर्ष लिखा है, लेखक का जन्म वर्ष, तो लेखक का जन्म वर्ष मुझे पता है 1834 में लेखक का जन्म हुआ था। उसमें 1800 से लेकर 1899 तक को कैपिटल M से लिखते थे, कैपिटल M से, तो मैं उस वहां से उठाऊंगा कैपिटल M 34, पीछे के 34, ये हो गया। P2 P3 हो गया, और P4 है संख्या कृति, यानी इसकी कौन सी कृति यानी कितनी संख्या है, तो वो यहाँ पे दी हुई मान लेते 5वीं कृति है, मान लेते 4थी है, 30वीं है, तो यहाँ पे मैं 5 नंबर लिखा। तो ये क्लास नंबर हो गया। इस तरह से आपको लैंग्वेज आइसोलेट का यूज करना। अगर यहाँ इंग्लिश होता तो मैं 111 लैंग्वेज यूज कर लेता इंग्लिश के लिए। संस्कृत होती है अभी कविता, तो 15 यूज कर लेता। तो ये इस तरह से लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर हो गया हमारा। अब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? छठा चैप्टर हमारा फेज रिलेशन। फेज रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। छठा चैप्टर है सीसी का फेज रिलेशन, यानी दशा संबंध क्या होते हैं। दशा संबंध मैंने आपको उस टाइम बीच में बताया था कि मैंने कहा दशा संबंध हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये देखिए दशा संबंध 2 या 2 से अधिक पारस्परिक संबंधों के द्वारा निर्मित वर्ग को मिश्रित वर्ग की संख्या दी गई है, इस प्रक्रिया को दशा संबंध कहते हैं। यानी 2 या 2 से सब्जेक्ट से निर्मित, यानी 2-3 सब्जेक्ट मिलकर एक मिश्रित वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग संख्या का निर्माण करते हैं, उसे दशा संबंध कहते हैं। तो दशा संबंध रंगनाथन ने दशा संबंध के स्तर कितने बताए थे? 3। अब इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट, इंट्रा एरे, तीनों। पहले का नाम अंतर विषय, अंत्य पक्ष, अंत्य पंक्ति, तीनों स्तर हो गए। इंट्रा सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट, यानी एक मेन सब्जेक्ट का दूसरे मेन सब्जेक्ट के बीच में संबंध बताना, यानी ये इंट्रा सब्जेक्ट हो गया। इंट्रा फैसेट मतलब एक ही मुख्य वर्ग के दो पक्षों के बीच में संबंध बताना, ये इंट्रा फैसेट हो गया। और एक ही पक्ष के दो विषयों के बीच में संबंध बताना, ये इंट्रा एरे हो गया। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल से एक पढ़ते हैं कि इंट्रा सब्जेक्ट क्या होता है, इंट्रा फैसेट क्या होता है, इंट्रा एरे क्या होता है। दशा संबंध की टेबल्स हैं पूरे, इनके योजक चिन्ह है दशा संबंध के। जैसे काइंड ऑफ फेज रिलेशन एक तरफ है, दूसरी तरफ इंट्रा सब्जेक्ट है, इंट्रा फैसेट और इंट्रा एरे, ये तीनों दशा संबंध के स्तर हो गए जो रंगनाथन ने बताए थे। 3 स्तर। पहला प्रकार है दशा संबंध का जनरल सामान्य, उसके लिए योजक चिन्ह यूज करते हैं। ये इंट्रा सब्जेक्ट में, इंट्रा एरे में यूज, इंट्रा फैसेट में J यूज करेंगे, इंट्रा एरे में T यूज करेंगे। इसी तरह झुकाव है 22 के लिए B, K और U यूज करेंगे। कंपैरिजन यानी तुलना के लिए इंट्रा सब्जेक्ट के लिए C, फैसेट के लिए M और एरे के लिए A, V यूज करेंगे, स्मॉल V यूज। ये सभी स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर यूज किए हुए हैं। और डिफरेंस के लिए यानी भेद अंतर के लिए D, N, W और इसी तरह इन्फ्लुएंसिंग यानी G, R, Y। ये 6 रीप्रिंट एडिशन तक 5 प्रकार के दशा संबंध मैंने बताए थे। और रंगनाथन ने दशा संबंध का प्रावधान सबसे पहले सीसी के 5th एडिशन में 1957 में 5वें एडिशन सीसी के प्रावधान किया था। किसका प्रावधान किया? दशा संबंध यानी फेज रिलेशन का। मैंने पीछे आपको बता चुका हूं और बता दिया मैंने फेज रिलेशन। और 7वें एडिशन के अंदर फेज रिलेशन की संख्या कितनी हो गई? फेज रिलेशन की संख्या पूछे तो हो गई कितनी हो गई? 6। कौन सा एक्स्ट्रा आया? टूल। कौन सा एक्स्ट्रा आया? टूल फेज रिलेशन। टूल फेज रिलेशन यहाँ यूज कर लिया एक्स्ट्रा। उसके लिए टूल के लिए सब्जेक्ट के अंदर योजक चिन्ह पूछ ले, आपको पूछते तो वैसे तो पूछेगा नहीं, वो अभी 7 एडिशन यूज नहीं आ रहा इसलिए नहीं पूछेंगे। आपको 6 एडिशन पूछ ले तो भी एग्जाम के लिए इसके लिए यूज किया ई, यानी यहाँ पे जोड़ दो बोले टूल। 7 एडिशन के लिए बता रहा हूँ, याद रखना। अब अपन के काम के तो 5 ही है, ये 6 एडिशन तक ये पढ़ना है। 7 एडिशन के लिए ई यूज किया गया। इसके अंदर यूज किया गया, इसके लिए यूज किया गया P और इसके लिए यूज किया गया X, यानी टूल के लिए, यानी EPX इस तरह से यूज किया गया EPX। तो ये टूल के लिए यूज किया गया। 6 रीप्रिंट एडिशन तक तो कितने थे? 5 दशा संबंध थे और बता रहा हूँ 5 ही थे। कौन से? जनरल, 22, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंसिंग ये थे। और टूल छठा आया था 7 एडिशन के अंदर। तो ये दशा संबंध थे। दशा संबंध के बारे में हमने पढ़ा। और अब इंट्रा सब्जेक्ट की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। इसी तरह इंट्रा फैसेट का देख लेते हैं, इंट्रा एरे का एक का देख लेते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। और योजक चिन्ह के रूप में आप देख लो, फेज रिलेशन के लिए योजक चिन्ह 6 रीप्रिंट एडिशन तक मैंने बताया था क्या यूज किया था? 0।
किसका यूज किया गया था, जीरो का यूज किया गया था, जीरो का यूज किया गया था। और जैसे ही 7 एडिशन आया, 7 एडिशन के अंदर एम्परसेंड का यूज कर लिया था, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इंट्रा सब्जेक्ट समझते हैं और इंट्रा फैसेट समझते हैं और इंट्रा एरे के बारे में देखते हैं। अपन एक एक फेज लेसन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला इंट्रा सब्जेक्ट, यानी दो मुख्य सब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने वाला है, मेन सब्जेक्ट के बीच में। जैसे मेन सब्जेक्ट हो गया लाइब्रेरी साइंस एक मेन सब्जेक्ट, दूसरा फिजिक्स हो गया, इन दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए अपन यूज करते हैं इंट्रा सब्जेक्ट फेज लेसन का। अब लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास क्या हो गया, दो मेन क्लास, और फिजिक्स क्या हो गया, सी। इन दोनों के फेज कैसे जोड़ते हैं इसको फेज लेसन से देखिए, 2 0 A C, इस तरह से। ये क्या होगा, इसका योजक चिन्ह, जीरो तो किसका, इसका योजक चिन्ह हो गया, यानी इसको जोड़ने के लिए फेज लेसन, और ये जनरल को बताने के लिए ये यूज किया गया। इसी तरह 22 को बताना होता तो 22 के लिए झुकाव का प्रयोग करते हैं, यानी लाइब्रेरी साइंस और फिजिक्स के लिए झुकाव का प्रयोग के लिए। इसी तरह झुकाव का प्रयोग, यानी एक सब्जेक्ट की तरफ झुकाव का प्रयोग के लिए उसका यूज करते हैं, यानी बी का यूज करते हैं। यहाँ सिर्फ बी, यानी जीरो तो वही रहता है, यहाँ बी आ जाता, बस कोई फर्क नहीं। इसी तरह बाइस, फिर इन्फ्लुएंसिंग, फिर कंपेरिजन, डिफरेंसिंग, इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 0 A C, बस ये याद रखो, बस 0 S, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब इंट्राफेसेट का मतलब है जब एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष, यानी एक ही मेन क्लास के दो पक्षों के बीच में समान आइसोलेट के बीच में संबंध बताना, यानी एक ही पक्ष के बीच में। जैसे जनरल के लिए, अब जैसे मुख्य वर्ग हो गया लाइब्रेरी साइंस, एक ही सब्जेक्ट, उसके दो पक्ष कौन से हो गए, एक तो एकेडमिक लाइब्रेरी होगी, एक लोकल लाइब्रेरी यानी पब्लिक लाइब्रेरी, एक सार्वजनिक पुस्तकालय, एक विशिष्ट पुस्तकालय। दोनों के बीच में संबंध बताना है, एक ही सब्जेक्ट के दोनों ही है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही मुख्य वर्ग के हो गए दोनों ही पार्ट, यानी एक पक्ष हो गया दोनों ही। तो लाइब्रेरी साइंस इसको लिखते हैं 2 से, लोकल लाइब्रेरी को इसको लिखते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी 3 से। अब देखिए आप इसको जोड़ने का प्रावधान देखिए, अब देखिए दोनों ही लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट हैं, 2 से लिख दिया मेन क्लास, एंड लोकल लाइब्रेरी के लिए यूज किया 2, ये उठा लिया 2। इनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह के रूप में जे का प्रयोग करते हैं, 0 J। फिर एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए मेन क्लास 2 और 3 यूज किया एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। अब इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, एक 2 हटा देंगे तो इसका नंबर हो जाएगा 2 0 J 3। इस तरह से अपन फिर इसी तरह बायस का इंट्राफेसेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, यानी लोकल लाइब्रेरी को और एकेडमिक लाइब्रेरी को जोड़ने के लिए ये नंबर यहाँ से 2 कॉमन हटा दिए, फिर 2 0 J 3 इसका नंबर हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रा एरे के बारे में, तीसरा इंट्रा एरे के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इंट्रा एरे के बारे में, अंत पंक्ति दशा संबंध, यानी एक ही पक्ष के दो आइसोलेटर के बीच में संबंध। इतने टाइम में पहले था इंट्रा सब्जेक्ट, दो मुख्य सब्जेक्ट के बीच में, फिर एक ही सब्जेक्ट के एक ही पक्ष के बीच में संबंध। अब एक ही पक्ष के दो आइसोलेटर के बीच में संबंध बताने हैं। जैसे एक ही पक्ष लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर भी एलिमेंट्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर भी एलिमेंट्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, लाइब्रेरी के बीच में एलिमेंट्री स्कूल होगी और सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी। तो एक ही पक्ष हो गया, एक ही पक्ष के दो आइसोलेट हो गए। अब एलिमेंट्री स्कूल को लिखते हैं P पर्सनैलिटी क्या आ गई 2 3 1, और इसी तरह सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी को लिखते हैं 2 3 2 से। अब इन दोनों को जोड़ दो, बीच में योजक चिन्ह के रूप में फेज रिलेशन 0 T का यूज करेंगे, यानी एरे के लिए पहला T आएगा जनरल के लिए। फिर इसी तरह 22 का आप बना सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल लेकर 22 जनरल, इन्फ्लुएंसिंग, इस तरह से ही बनाएंगे सबके। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 3 1 जोड़ के 0 T के साथ 2 3 2, यानी इन दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में लाइब्रेरी साइंस, एक 2 रोकेंगे 2 3 1 0 T, फिर इसके बाद सीधा जोड़ देंगे इसको 3 2, बस 2 1 हटा देंगे, यानी दोनों में 2 कॉमन है, वो हटा देंगे 2 3 1, यानी एलिमेंट्री स्कूल। फिर इसी की लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट है तो सेकेंडरी स्कूल भी चल जाएगा। तो ये इस तरह से इसका क्लास नंबर हो जाएगा। तो हमने आज पूरा सीसवी का 6 रीप्रिंट एडिशन के बारे में डिटेल से पढ़ा। सबसे पहले 6 रीप्रिंट एडिशन कितने पेज पे क्या क्या चीज लिखी हुई उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने मेन क्लास के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉमन आइसोलेट के बारे में डिटेल से आज जाना, फिर हमने टाइम आइसोलेट को पढ़ा, फिर हमने स्पेस आइसोलेट को पढ़ा, और इस तरह भी लैंग्वेज आइसोलेट, और हमने फेज रिलेशन को भी पूरा कर लिया। अब सीसी का हमने पूरा 6 रीप्रिंट एडिशन की एक एक चीज पॉइंट हमने पढ़ ली है जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीसी का पोर्शन, यानी सीसी का पोर्शन बचा हुआ है, सीसी के साइलेंट फीचर बचे हुए हैं, यानी विशेषताएं बचे हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उस नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा सीसी टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डीडीसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।